हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स पे। तो हम फिर से कम बैक किया विद अ न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स, एक शानदार कंसेप्ट जिसका नाम है सेट थ्योरी। आप सब लोग बोलेंगे कि ये क्लास 11 का चैप्टर है, लेकिन क्लास 11 का चैप्टर है, हाँ ठीक है, जेईई मेंस एडवांस में भी है, वो भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक इस जगह पे क्लास 11th में या 12th में इतना ही बाउंडेड नहीं है। ये पूरा मैथमेटिक्स में ये एक बड़ा रोल है, ये एक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का, एक फाउंडेशन बेसिक चीज है जिसके बिना मैथमेटिक्स में कई टॉपिक्स आपको मतलब कुछ नहीं कर सकते। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपका मॉडर्न अलजेब्रा मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके बाद टोपोलॉजी, कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, इन सब में आप सेट थ्योरी नहीं जानते तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन सब में है क्या। अगर मैं बोलूँ लीनियर अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी है, सॉरी वेक्टर स्पेस अगर आप कैसे करोगे, वेक्टर स्पेस आप कैसे करोगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस एक्चुअली एक सेट है, जो सेट एक स्पेशल टाइप का सेट है जो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको एक नया नाम वेक्टर स्पेस दिया गया है। ऐसे ग्रुप भी ऐसे है, रिंग फील्ड वो भी ऐसा है, कोई भी टोपोलॉजी पर होगे, कोई भी इंटरवल ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये भी एक सेट ही होता है, पहले सेट उसके बाद इंटरवल। तो इन सब चीज़ों में मतलब इतने सारे चीज़ में सेट थ्योरी के बिना काम नहीं हो सकता। और हमारे दिमाग में कंसेप्शन क्या डाला गया था, जस्ट 11th का एक चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसको लगता है कि इसमें क्या है, एक फालतू चैप्टर है जिसे कलेक्शन ऑफ ऑयल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ सेट्स, सिंगलटन, एम्प्टी सेट, सुपरसेट, सबसेट, ऐसे कुछ फाइनाइट, इनफाइनाइट, न्यूमरेबल, ये सब मतलब कुछ टाइप्स होता है। उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, जो डिफरेंस सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस होता है ये, और कुछ प्रूफ्स होता है। उसके बिना क्या है सेट, जिसको ऐसा लगता है वो भैया माफ करो मुझे, लेकिन मैं बोलता हूँ इसमें बहुत कुछ है जो शायद ही आपको बताया जाता है, मुझे पता नहीं, बताएंगे बहुत लोग बताते हैं, लेकिन इसमें एक फील, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो चीज़ हम आँख बंद करके भी आँख के सामने विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा क्लास 6 में पढ़ेंगे, फील करना का मतलब क्या है, कोई बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है मानो, या 5 में पढ़ता है, वो प्लस माइनस करता है, 10 से 2 माइनस करने से क्या होगा वो ऐसे समझेगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 खत्म है, 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे। लेकिन जिसको इसका फील आता है ना, क्लास 5 में ही किसी बच्चे को उसका अगर फील दे सकते हैं कि ऐसा 8 हमारे पास 10 आम है, 2 हमने खा लिया है, या तो 2 खा लिया है और है कितना 8 है, मतलब कुछ प्रैक्टिकली विजुअलाइज, कुछ किसी प्रैक्टिकल जिसके साथ रिलेट करके बताया तो वो होता है फील, वही फील देना चाहता हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत टाइम आपका ख़राब किया। और सेट थ्योरी का जो फादर है या इनिशिएट जो किया था इसका डिस्कवरी का, वो होता है जॉर्ज कैंटर। 2 लोग हैं, डेडेकिंड नाम के भी है, और एक लोग है, उनसे ज़्यादा ओवरऑल जॉर्ज कैंटर की माना जाता है। 1870s में इसका मतलब काम शुरू किया था शायद। तो इतना ही, उसके बाद हम सेट थ्योरी शुरू कर रहे हैं, और बेसिक से अगर कुछ भी नहीं आता, कभी पढ़ा भी नहीं, आपका लेवल 0 है, तो 0 लेवल से ही हम चलेंगे, और एक एडवांस लेवल, क्या बोलते हैं लोग, एडवांस लेवल बोलते हैं, हम एडवांस नहीं, जितना जा सकते हैं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एडवांस जितना जा सकते हैं जाएंगे, जितना मेरे दिमाग में कवर होगा सब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज में हम पढ़ के रहे हैं सेट थ्योरी, ठीक है। सेट क्या है, इसका थ्योरी मतलब सेट कुछ चीज है, मतलब सेट का कोई डेफिनेशन होगा, उसका कोई संज्ञा होगा, डेफिनेशन, ठीक है, सेट का कोई डेफिनेशन होगा, मतलब सेट कुछ फलाना ढेंग का कुछ है। उसके बाद थ्योरी मतलब उसका तत्व, मतलब सेट के बारे में हम जानेंगे, ये है सेट थ्योरी का मतलब। और सेट है क्या, अभी सेट है क्या मतलब डेफिनेशन किस किस को अगर आता है, पॉज करके
खुद का मन में बोलो तो जरा, या कमेंट सेक्शन में इसको पॉज करके कमेंट में डाल देना, पहले डाल देना, मेरे बोलने के पहले पॉज करके आपको डेफिनेशन डालना है कमेंट में। मैं देखना चाहता हूँ किन किन को एकदम ईमानदारी में, बुक से देख के या मेरे बोलने के बाद नहीं, जो भी आपको पता है, मतलब गलती अगर करे तभी तो आपको सीखना आएगा, तो गलती करो, ठीक है। तो बता दिया जिसका। अभी डेफिनेशन होता है इनफॉर्मल, जो डेफिनेशन बोला जाता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। लेकिन इसमें थोड़ा गलतियां है, अगर परफेक्टली कोई जानना चाहे तो इस डेफिनेशन में, ये इनफॉर्मल डेफिनेशन में बहुत सारे गलतियां ढूंढ सकते हैं। तो मेन एकदम परफेक्ट एक डेफिनेशन बोले तो कलेक्शन, इसमें थोड़ा चीज ऐड कर देंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड, इसमें गौर करिए, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट व्हिच आर, जो सब, व्हिच आर जो है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। तो ये है डेफिनेशन। कलेक्शन होगा उन ऑयल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का या उन सारे एलिमेंट्स का, उन सारे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा, मतलब कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ये तो अभी नहीं बोलूंगा। कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड, इसमें जोड़ दीजिए, वेल डिफाइंड क्या है, वो चीज बहुत सारे समझने में ही गलती आता है, इसलिए सेट को पहचानने में कौन सा सेट है या कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, उसके लिए पहले तो इसको, ये मेन फैक्टर है गलती होने का या सही होने का, इसको समझ लिया वेल डिफाइंड का मतलब, तो ठीक एकदम। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब हर एक एलिमेंट, अगर 10 एलिमेंट है, 10 ऑब्जेक्ट है, 10 चीजें हैं सेट में, 10 चीजों का संग्रह किया है हमने, कलेक्शन किया है, तो वो 10 चीजें अलग हो। अगर हम फल का सेट मान रहे, फल फ्रूट्स, तो फल का अगर सेट बना रहे हैं तो हर एक फल जो है अलग अलग होना पड़ेगा। एक आम है, एक संतरा है, एक एप्पल है, एक कुछ पोमीग्रेनेट है, अनार है, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग, एक नारियल है, ऐसे अलग अलग तरह के फल होगा। मतलब डिस्टिंक्ट, एक दूसरे का समान नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के तरह नहीं होना चाहिए। हर एक चीज, हर एक एलिमेंट फल होगा, लेकिन अलग अलग तरीके का। 2 आम नहीं हो सकता, मतलब एक तरीके का 2 चीज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। व्हिच आर, ये महत्वपूर्ण है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इसका एग्जांपल देने से, नोटेशन बताने से आपको क्लियर होगा। और एक चीज हम जोड़ेंगे, पहले तो एक इसमें और एक चीज का कमी है डेफिनेशन में, वो जोड़ेंगे, पहले तो समझ लेते हैं। तो सेट मतलब कलेक्शन, मतलब आपको बोले कि आम, पेड़ से आम तोड़ा है, आम का कलेक्शन करो, मतलब आम को संग्रह करो, एक जगह जोड़ो। तो ये एक बकेट है, इस बकेट में आप आम जो है, आम को, ये कैसा होता है आम, अरे छोड़ो, मतलब बहुत सारे मैंगोस है, तो मैंगोस को आप लेके इसके अंदर दोगे, इसके अंदर रखोगे, मतलब हर एक आम को आप कलेक्ट करके इस बकेट के अंदर रख दिए हो, ठीक है। इस बकेट के अंदर रख दिए मतलब कलेक्शन किए हो, ठीक है। हम तो इसको मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में तो बक्सा नहीं बनाएंगे, कुछ चीज, मतलब कुछ नोटेशंस होगा, मतलब कुछ इसको लिखने का तरीका होगा। वो तरीका क्या है, ठीक है। तरीका मतलब नोटेशन मतलब सेट। हमारा जैसे फल का, आम तोड़ा है, एप्पल तोड़ा है, पोमीग्रेनेट है, अनार है, मतलब नारियल है, सबको किसी बर्तन में या किसी
बोरी में या किसी बल बाकेट में हमें रखना पड़ेगा, तो कि कुछ मतलब आपका ये कंटेनर होना पड़ेगा जिसमें ये कंटेन कर रखेंगे। तो फल को रखने के लिए कुछ चीज़ होना चाहिए। तो हम जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, उन ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्या, हाँ, रखने के लिए जगह भी होना चाहिए ना। तो रखने के लिए जो जगह है वो है ये सेकेंड ब्रैकेट। इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें रखते हैं। और ये मान लो एक चीज़ है, कॉमा देंगे, दूसरा चीज़ लिखेंगे, तीसरा चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर चौथा चीज़ लिखेंगे। देखो 4 चीज़ें हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके का है, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नोटेशन है, मतलब सेट को दर्शाने के लिए ये जो नोटेशन होता है सेट का ऐसा है। सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हम रखते हैं या लिखते हैं कॉमा दे देकर। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारा जो ए टू जेड में जितना वावल्स होता है, वावल होता है स्वर वर्ण, उनका कलेक्शन क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो इनको रखेंगे ए ई आई ओ यू। अभी इसका मतलब क्या है पहले ये समझेंगे। हमने जान लिया है कि क्या है, ये नोटेशन है किसका, सेट को ऐसे सेकंड ब्रैकेट से दिखाते हैं, ये इसका सेट का नोटेशन है। अभी एलिमेंट लिखते हैं अंदर, और जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं बोलेगा कोई, एलिमेंट बोलेगा। ठीक है, सेट के अंदर जो जो चीज़ होता है वो है सेट का मेंबर, सेट के अंदर होता है। जैसे एक घर में, आपके फैमिली में, आपके घर में जो जो होता है वो क्या है, आपके फैमिली का मेंबर, जो मतलब ये भी चीज है, ये सेट है, सेट के अंदर जो जो है वो इस सेट का मेंबर है। किसका मेंबर, सेट का मेंबर। फैमिली में जो रहता है वो आपके फैमिली का मेंबर है। किसका मेंबर, फैमिली का। वैसे सेट के अंदर जो चीजें रहता है, जो एलिमेंट रहता है वो मेंबर होता है। किसका मेंबर, जिसके अंदर रहता है, सेट का मेंबर। तो सेट के अंदर के एलिमेंट को बोलते हैं मेंबर ऑफ दिस सेट्स। ठीक है, तो हम जैसे कोमा दे देकर इन 5 बाउल्स को लिख दिए हैं, तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि पहले ए ही लिखना पड़ेगा, पहले ई, उसके बाद ई लिखना पड़ेगा, उसके बाद आई लिखना पड़ेगा, उसके बाद यू लिखना पड़ेगा। ऐसे सीक्वेंस वाइज या सीरियल वाइज नहीं लिखना पड़ेगा। आप ऐसे अगर लिखोगे, इसका मतलब जैसा हुआ ये सेम होगा। अगर ऐसे लिखे हम आई ओ ए ई यू, ये भी सेम ही चीज़ है, ये भी सेम ही चीज़ है। मतलब जो जो चीज़ होना चाहिए ना वो होने से ही होगा, वो होने से ही होगा। अभी पहले यही होना पड़ेगा वो कोई बात नहीं, पहले आई भी हो सकते हैं, पहले ई भी हो सकते हैं, पहले ओ भी हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं। कोई भी एलिमेंट कहीं भी हो सकते हैं सेट के अंदर, किसी भी जगह पे हम कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन जो 5 के 5 एलिमेंट सारे इसके अंदर होना चाहिए। इतना समझा, मतलब ये है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कोई एलिमेंट मतलब एक फिक्स जगह पे नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए को हम पहले पोजीशन में रखेंगे, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, ये मजबूर नहीं है कि ए, ऐसा मजबूरी नहीं है कि बस ए तू सेट के अंदर पहले पोजीशन में ही बैठेगा, ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है। इसके बाद ये स्वाधीन है। स्वाधीन मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब इसका बैठने का जगह, इसका रहने का जगह स्वाधीन है। ये स्वाधीनता के साथ अपने इंडिपेंडेंट के साथ ले सकते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। कहाँ रहता है वो क्या है, फिक्स नहीं है, तो ऑर्डर मायने नहीं रखते, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। लेकिन हर एक एलिमेंट रहना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर और डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अभी देखो, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब समझाते हैं। अगर हम इस सेट को ऐसा लिखे, इसी सेट को ए ई आई ए ओ यू, अभी इस सेट को, ये सेट है या नहीं, ये सेट है या नहीं, इसमें क्या बोला है, सेट के अंदर जो जो चीज़ रहता है वो क्या होता है,
एलिमेंट होता है या मेंबर ऑफ दी सेट। मान लो ये ए इक्वल टू दिस, तो कोई भी सेट को बड़े कैपिटल लेटर के जो अल्फाबेट होता है ना ABCD, बड़े बड़े हाथ का ये बोलते हैं हम, ये कैपिटल लेटर का जितना है उनसे डिनोट करना पड़ेगा। या इसको एस भी लिख सकते हो या इसको एम भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे कि स्मॉल एम छोटा एम, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि स्मॉल एन, कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। जो भी लिखोगे कैपिटल एन, आपके मर्जी से कोई भी अल्फाबेट से इसको लिख सकते हो। तो एन सेट क्या है, ये है, इसके अंदर जो है वो इसका एलिमेंट है। अभी देखो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, लेकिन ए 2 बार है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, लेकिन एक ही चीज 2 बार रखने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब क्या, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, एक दूसरे का एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर ए है ना, ए सेम चीज है, सेम चीज 2 बार आया है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं है, एक तरीके का चीज 2 बार आने से कोई सेट अनडिफाइंड नहीं हो सकता। सेट ठीक है, ये भी एक सेट ही होगा, लेकिन कि अगर बोले कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने मेंबर है, कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, 5 एलिमेंट्स है। और यहाँ पर गिनोगे तो कोई कोई गिनेगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर 6 जो गिनेगा वो गलत है, 6 नहीं होगा, क्योंकि हम जब कितने एलिमेंट्स है वो गिनते हैं सेट के अंदर, हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग तरीके का जो एलिमेंट होता है वो गिनते हैं। तो ए एक बार है, कितने तरीके का एलिमेंट है, एक एलिमेंट कितने बार है वो नहीं देखते। तो ए एक बार है तो 1 हुआ, ई आई, ए तो 2 बार आ गया, एक बार गिन लिया है, अभी नहीं गिनेंगे, तो 3 4 5, तो 5 एलिमेंट ही है। ठीक है, तो सेट दोनों एक ही है, बस एक चीज 2 बार लिख दिया है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट सेट ठीक है। अभी ये कुछ हल्का फुल्का इनका मीनिंग समझने के लिए हमने इतना किया, लेकिन एक ऐसे कलेक्शन करते हैं ना चीजों का, वो सेट कब बनेगा वो कंडीशन देखेंगे। समय बहुत लग रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है बहुत सारे के, बहुत टाइम टेकिंग है, एक बात को 50 बार, लेकिन मेरा ये फंडा है कि एक बार यहाँ से सीख के जाओ तो बस 10 से 15 मिनट रिवीजन करो, जिंदगी के लिए याद रहेगा। ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कंडीशन फॉर ए कलेक्शन टू बी ए सेट। अभी बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है तो शायद एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ रहा होगा थोड़ा। अभी सॉरी सर, अभी देखो कंडीशन फॉर ए कलेक्शन टू बी सेट। हम जो कलेक्शन करते हैं, संग्रह एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट्स का, उन जो कलेक्शन है वो कब एक सेट बनेगा वो चीज समझेंगे। जैसे एक कुछ कलेक्शन लिखते हैं, 2-3 कलेक्शन लिखेंगे 2-3 तरीके का, उनमें कौन सा सेट है या नहीं वो समझेंगे। इससे हमने इसका मतलब समझ लिया। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर कहाँ भी हो सकता है। और 3 बातें हैं, 1 2 3 अंडरलाइन किए। तो वेल डिफाइंड जो है, वेल डिफाइंड मतलब क्या, सुसंज्ञात, लेकिन इसका मायने क्या है, मतलब क्या है वो सीखेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। कलेक्शन ऑफ ऑल 12 बॉयज मतलब जितना लंबे लंबे बालक है, लंबे लंबे लड़के हैं, उनका कलेक्शन है। जितना लड़का है लंबा लंबा मतलब ऊंचाई, वो कलेक्शन है। अभी ये क्या वेल डिफाइंड है या नहीं? अगर हम अभी इसको सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब हर एक लड़के का नाम होगा। तो हम नाम लिख रहे हैं मतलब राम, ठीक है, राम लिखेंगे। राम एक लंबा बालक है, इसका ऊंचाई है 5.6, ठीक है। और ये शाम है, शाम का ऊंचाई है 7 फुट और ये 5.6 है। मतलब कोई और है फलाना, इसका हाइट है 6.9
2 इंच, 2 फुट सॉरी। तो ऐसे ठीक, तो एक एक लोगों का एक एक तरीके का हाइट हो सकता है। मेरा हाइट इतना है बस, मेरे से बहुत लंबे लंबे लड़के होते हैं, ठीक है। तो मेरे से इतना लंबा भी लड़का होता है, ऊपर तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं इतना हूँ, मेरे से इतना ऊंचा भी लड़का हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो मतलब लंबा लड़का तो हर एक लंबा लड़का होगा। अगर मेरा एक छोटा भाई होता, मेरा अगर एक छोटे बच्चे था, इतना एक छोटा बच्चे के साथ अगर मेरा कंपैरिजन करे, तो वो तो मेरे रेस्पेक्ट में तो वो छोटा ही है ना। तो मतलब अगर ऐसे हम कुछ मतलब लंबा लड़के के टॉल बॉयज का मतलब वो एकदम ठीक ठाक नहीं है। इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते एग्जैक्टली किस किस लड़के की बात कर रहा है। लंबा चीज का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर बोल देता ऑल टॉल बॉयज ऑफ हाइट 7 फीट का लंबा, 7 फीट लंबा जो लड़का होता है उन ऐसा अगर बोल देता हाइएस्ट सॉरी हाइट ऑफ 7 फीट, मतलब 7 फुट लंबा जो लड़का होता है वो होता है टॉल बॉयज। मतलब तो हम जो 7 फुट का लड़का होता है मान, तब ये भी 7 फुट है, ये भी 7 फुट है, तो ठीक है 7 फुट लंबे लड़के का कलेक्शन दिया। लेकिन कब तक लेंगे? मतलब आप मान लो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में आपके पास 1,000 लड़के लड़के हैं 7 फुट का, तो इनका नाम लिख लिया है। और भी बचा है, और भी बचा है, ठीक है, तो इनका भी तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या बोल दिया है कि दिल्ली का ही कलेक्शन ऑफ ऑल टॉयल बॉयज ऑफ हाइट 7 लिविंग इन दिल्ली लिविंग, ऐसा तो नहीं बोला है कि दिल्ली का ही, वो रैंडम नहीं बोल दिया है। तो आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे? आप क्या दिल्ली में भी ढूंढोगे, मुंबई में, चेन्नई में भी, त्रिपुरा में भी, कोलकाता में भी, गोवा में भी, सारी जगह जा जा के क्या 7 फुट लंबा का वो पॉसिबल है क्या? मैं इंडिया का स्टेट का बात कर रहा हूँ, अभी जापान में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब। अगर यहाँ पर टॉल बॉयज का पहले हम जब टॉल बॉयज सिर्फ था, ये नहीं सिर्फ टॉल बॉयज था, ये बात नहीं लिखा था, तब टॉल बॉयज मतलब उसमें कंफ्यूजन आया था किसको हम लंबा बोलेंगे, जो 7 फुट का है या जो 6 फुट का है या कि कोई 8 फुट का, कितना लंबा बालक। अगर तब बोल दिया था कि 7 फुट का, तब थोड़ा राहत मिला था कि 7 फुट के लड़के को ढूंढ के सेट में लाना है। लेकिन उसका कहाँ कहाँ से, पूरे दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लड़के कहाँ से ढूंढेंगे, तो उनके लिए हम स्पेसिफाई नहीं किया है। यहाँ पर अगर लिख देते थे लिविंग इन मानो दिल्ली में जो मतलब दिल्ली में जो लड़के हैं वो पॉसिबल है, मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। दिल्ली में तो मतलब अनगिनत इंसान नहीं है, कुछ स्पेस होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ होगा, तो उनको आप गिन सकते हैं, सेट में लिख सकते हैं, तब होगा ये वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड है, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता चला कि टॉल बॉयज का मतलब 7 फुट जो है। और कहाँ से ढूंढेंगे? दिल्ली में। पहले ये डिफाइंड वेल डिफाइंड नहीं था, ये सुसंज्ञात नहीं था, इसमें मतलब कंफ्यूजन था। जब भी कोई कलेक्शन में समझने में कुछ वर्ड्स का मतलब हमें गलती या कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ कंफ्यूजन आता है, तब वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको वेल डिफाइंड का मतलब मैं पूरा कोशिश किया है कि वे एकदम सरल भाषा में समझाओ। तो और एक एग्जांपल लेने वाला हो तो हैव ए स्क्रीनशॉट। देखा है निंजा टेक्निक, एक बार में साफ कर दिया। तो अब दूसरा एग्जांपल, कलेक्शन ज्यादा एक्साइटेड हो ऊपर आने के लिए, कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रूट्स grows
इन योर हाउस। ठीक है, अभी ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड है या नहीं? अगर वेल डिफाइंड है तभी ये क्या होगा, सेट होगा। सो इज दिस अ सेट और नॉट? तो हम इसमें गेम खेल रहे हैं, एक सेट और नॉट, ये गेम खेल रहे हैं, तो इसको समझते हैं। तो कलेक्शन है ये, पहले तो कलेक्शन दिया हुआ है, किसका कलेक्शन? ऑल फ्रूट्स, मतलब जो जो फ्रूट्स है। अभी कहाँ से फ्रूट, मतलब जितने तरीके का, आम हो सकता है, संतरा हो सकता है, अनार हो सकता है, कुछ सीताफल हो सकता है, कुछ बहुत सारे, मतलब तरबूज हो सकता है, मतलब जितने तरीके की फ्रूट्स है। अभी कंफ्यूजन है, दुनिया में तो बहुत तरीके के फ्रूट्स है। कौन से फ्रूट्स? अभी देखो, ग्रोज इन योर हाउस, जो ग्रो होता है, जो मतलब उगते हैं, जो फल उगते हैं आपके घर में, इन योर हाउस। आपके बात कर रहा हूँ, अगर मेरा बात करूँ तो मेरे घर में जो जो फ्रूट है, मेरे घर में नारियल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है, जैक फ्रूट है, इतना है, इतना है, तो या गुआवा है। तो इन जो 4 तरीके का फल है उनका सेट। तो कोई प्रॉब्लम आया है क्या? हमारे घर में जो जो फल का पेड़ है उनमें जो जो फल उगते हैं उनका हमें कलेक्शन लेना है, उनको संग्रह करना है। तो ये वो उसमें क्या कोई दिक्कत है? तो ये नहीं है। तो ये ऑयल एलिफेंट है। आप बोलोगे कि कितने तरीके का फल, क्या किसी के घर में ऐसा हो सकता है कि दुनिया के जितने ना फल हो सकते हैं, मतलब अनगिनत फल के पेड़ हो और फल उगते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा 100 हो, 100 हो, 1000 पेड़ हो, 1000 तरीके का, लाखों तरीके का, 1 लाख तरीके का फल उगते हैं। लेकिन उसको भी हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। आप गिन सकते हैं, ये वाला फल है, ये इसका फलाना फल है, इसका डिम का फल है, ये इसका इस फल का इसका ये नाम है। तो उनको सेट में लिखते जाएंगे, ऐसे सेट का नोटेशन देके हर एक फल को लिखेंगे, एक फल को कॉमा देके दूसरे को लिखेंगे। हाँ, लेकिन मेन चीज क्या है, मान लो ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है, कुछ भी, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 कितने फल है? बोलेंगे 6, लेकिन गलत है। और एक चीज देखो, हम डिस्टिंक्ट अलग अलग ढूंढेंगे। तो यहाँ पर 0 2 बार आ गया ना, मतलब ये गोला गोला चीज जो है वो सेम सेम है, 2 बार आ गया है। ये गोला नहीं है, ये तो ऐसे रेक्टेंगुलर बनाया था। तो गोल सेम चीज 2 बार आया है तो एक ही बार गिनेंगे। अगर आम 2 बार लिख देंगे ना, आम 2 बार लिखेंगे ना, ये मानो कि 2 आम है, दोनों आम लिखे हैं, तो आम 2 बार है, तो हमें कुछ पता, मतलब कौन कौन से फल है, हम मुझे जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कौन कौन सा फल है। आम है, जैक फ्रूट है, नारियल है, अनार है, एप्पल है, ये सब कौन सा फल है। अभी आपके पेड़ में कितने आम उगते हैं वो मुझे जरूरत नहीं है, किसको जरूरत होगा? तो ऐसा, तो आम 2 बार है तो ठीक है, सेट में लिख सकते हैं, आपको जितना मर्जी लिखे, लेकिन गिना एक ही जाएगा। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट, सेट में कितने एलिमेंट्स है वो गिनेंगे, तो ऐसे एक बार ही एक चीज को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया है? वेल डिफाइंड का मतलब ये वेल डिफाइंड था, मतलब जो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हम रखेंगे वो चीज़ कहाँ से लेना है, कौन कौन से चीज़ लेना है, वो चीज़ जब हमें पता चले, कोई भी दिक्कत ना हो, हम पता कर सकते हैं और लिख सकते हैं, देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। वो वेल डिफाइंड हो जाएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। मेन चीज वेल डिफाइंड ही है, और डिस्टिंक्ट आपको अलग अलग फल लेने से ही हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, आपको आम को इस जगह पे भी रख सकते थे, वो रखेंगे, उसमें मतलब नहीं है। सेट है या नहीं ना है, वो देखने के लिए हमें वेल डिफाइंड देखना होगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ये देखना होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब मैं जितना मतलब सरल से सरल भाषा में कोशिश किया हो समझने में। और अभी 2 3 फिर से लिखते हैं कलेक्शन, आप बोलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप चिंता करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में इतना समय लगा रहा हूँ, कुछ तो है, ऐसे ही ना, ऐसे ही थोड़ी ना मैं कर रहा हूँ।
तो भैया लिख दिया है 3 एग्जांपल ले लिया है रैंडमली। आपको ये पता करना है कि इस कलेक्शन गिवन हियर आर सेट और नॉट। फिर से वही गेम सेट और नॉट, सेट है या नहीं है वही गेम खेल रहा हूँ। तो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? ऑल अल्फाबेट्स, सारे अल्फाबेट्स का, ठीक है, सारे वर्ण का, सारे अल्फाबेट्स का कलेक्शन है। हाँ भाई सेट है, कलेक्शन A to Z, हर एक जो A to Z ABCD करके आपके पास 26 जो है आपके पास अल्फाबेट्स, उनका कलेक्शन, उनको एक सेट में बंद करके ऐसे ABC ऐसे कर करके Z तक लिख लिया है, बंद कर दिया है, खत्म, ये सेट हो गया। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एडजस्ट कर लो, इसमें सिर्फ एग्जांपल ऐसे बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका कलेक्शन, तो पहले तो वेल डिफाइंड देखना पड़ेगा। वेल डिफाइंड के लिए हमें कोई कंफ्यूजन के बिना पहचानना पड़ेगा कि कलेक्शन किस चीज़ का है। तो ऑल अल्फाबेट मतलब दुनिया में जितना भी अल्फाबेट्स है उसका। कि और कोई लोग, अगर पहले मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था तो इसको सीरियस मत लो कि A to Z ABCD करके A to Z हर एक जो अल्फ़ाबेट्स का 26 अल्फ़ाबेट का कलेक्शन, लेकिन वो तो इंग्लिश पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज का स्पेसिफाई नहीं किया है। सो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि वेल डिफाइंड होने के नहीं तो हमें कलेक्शन पहचान में आना चाहिए एकदम विदाउट एनी कन्फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर तो हमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा लैंग्वेज के लिए। कोई भी लैंग्वेज बोला नहीं कि हिंदी लैंग्वेज का या बंगाली लैंग्वेज का या मराठी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट्स, हर एक लैंग्वेज का इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स होता है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। और दुनिया में लाखों लैंग्वेज और उसका अल्फ़ाबेट है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है उनका हम अल्फ़ाबेट का कलेक्शन लिख सके, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं था, तो नॉट अ सेट। ये कलेक्शन है ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल मतलब 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल मतलब क्या? 2 के टाइप, और के कुछ भी हो सकता है। के एक मतलब के मानो इंटीजर से आ रहा है, मानो नहीं, मतलब 2 का मल्टीपल ये ही है। के जैसे के 2 इंटू के मतलब कि अभी के कोई इंटीजर हो सकते हैं, के इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकते हैं, -2 भी हो सकते हैं, के इक्वल टू 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब वो वाला चीज़ लिख के दिखाता हूँ। ये कलेक्शन है, इसको अगर सेट में लिखे, माने इससे सेट बनाता हूँ, ए से नाम देता हूँ सेट को, ए सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं तो लिखते हैं, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में हमेशा लिख के उसके बाद क्लोज करना कर्ली ब्रैकेट को या सेकेंड ब्रैकेट को। तो उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे? 2 का मल्टीपल, मतलब 2 के साथ 0 1 2 3 ये जो इंटीजर्स है उनको गुना करके जो आता है, जैसे 0 2 के साथ 0 गुना करके ये आता है, 2 दूना 4 वो भी आता है, और 2 के साथ -2 इंटू करे तो -4 भी आता है, तो +-4। 2 के साथ 3 गुना करे तो 6 आता है, 2 के साथ 3 इंटू करे तो -3 इंटू करे तो क्या आता है? -3 इंटू करे तो -6 आता है, तो +-6, ऐसे ही +-8 +-10, ऐसे ही 2 के साथ मल्टीपल में जो जो नंबर आता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, वो उस चीज़ों का एलिमेंट, मतलब सीधी भाषा में बोलो को ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 2 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। सॉरी, ये बोलने की जरूरत नहीं है, 0 तो ऐसे ही मल्टीपल होता है। तो ये चीज़ें है। तो ये जो सेट है, क्या इसमें कुछ समस्या आया है? इसको पहचानने में कुछ प्रॉब्लम आया है? ये कलेक्शन क्या है? 2 का जो मल्टीपल होता है, मतलब 2 के साथ अलग अलग नंबर इंटू कर करके मल्टीप्लाई कर करके जो नंबर आता है उसको इस सेट में लिख देते हैं। +4 -4 को एक साथ लिख दिया तो प्लस माइनस के साथ। तो ऐसे ही इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत नंबर आएंगे, खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट होगा, मतलब अनगिनत। तो ऐसे ही आते चला जाएगा। तो ये क्या एक सेट है, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक ठाक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या होगा? सेट।
दिस इज सेट। ठीक है, अभी कोई किसी किसी को लग रहा है कि 4 दो बार आ रहा है, एक बार +4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है, लेकिन ये भी समझो 4 की तरफ अगर गौर करो तो नहीं होगा। 4 किस सिंबल के साथ है, किस चिन्ह के साथ है, +4 -4 अलग चीज है। रियल लाइन में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर -4 होता है, ऐसे होता है, अलग अलग जगह पे होता है। तो ये दो एकदम अलग चीजें हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये भी कलेक्शन हो। आखिरी वाला हम आप खुद पॉज करके चिंता कीजिएगा, ये भी आसान ही है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, राज्य है ना भारत में, जो जो राज्य है, कितने राज्य है, 29 या है 29 है शायद, सॉरी 29 नहीं है, 29 स्टेट्स है। हर एक ऐसे कर्ली ब्रैकेट लोगे, ऐसे हर एक स्टेट्स का नाम लिखोगे। यहाँ पर लिखोगे मुंबई, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मुंबई, कोई यहाँ पर दिल्ली लिखेगा, यहाँ पर कोई मिजोरम लिखेगा, मिजोरम लिखेगा, यहाँ पर कोई त्रिपुरा लिखेगा, त्रिपुरा का नाम पहले आना चाहिए, हमारा स्टेट है ना। तो ऐसे ही हर एक स्टेट का 29 स्टेट जो है नाम लिखोगे हर एक का, कर्नाटका, ऐसे हर एक राज्य का नाम लिखोगे। तो और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर होते हैं हर एक अलग अलग स्टेट्स। मुंबई का नाम 2 बार लिख दो तो कोई फायदा नहीं होगा। आप आईपीएल में मुंबई इंडियंस का फैन है तो मुंबई का नाम 2 बार मुंबई का नाम लिख देने से काम नहीं होगा, गिना जाएगा एक ही बार। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मुंबई को पहले लिखना चाहिए। यहाँ पर तेलंगाना भी आ सकता था, तेलंगाना लिखने से भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं था पहले। ठीक है, तो किसी भी नाम को, कोई एलिमेंट को कहीं भी रख सकते हो। तो ये चीज़ पता चला था, ये भी सेट है, दिस इज ऑल्सो सेट एंड दिस इज नॉट अ सेट। तो ये था सेट का डेफिनेशन और कंडीशन फॉर कलेक्शन टू बी सेट। तो इसको इरेज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा रिवाइंड करके ले लेना। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ बताना है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि टाइम बचाना है 30 मिनट में, शायद 40 मिनट भी हो सकता है, लेकिन कितने में एक लेक्चर खत्म हो जाता था, आधा 50% खत्म हो जाता है सेट थ्योरी का। लेकिन मुझे वो फील देना है, फील अंदर से आना चाहिए, कभी भी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक चीज़ खुद से एकदम दिल पे हाथ रख के बोलो कि होता ही है नहीं। सेट थ्योरी का बहुत अच्छे जो चैनल से, अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख लिए हो, लेकिन थोड़ी दिन बाद फिर से और एक क्वेश्चन करने जाओ या कुछ एक थ्योरम पढ़ो तो उसमें दिक्कत आ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये ऐसा होगा या ऐसे। तो वो कन्फ्यूजन का जो मेन रीज़न है वो यही है, चीज़ का फील नहीं ले पाए हो, आँखों के सामने वो जो आपको विजुअलाइज नहीं कर पाए हो, इसीलिए तो वही आपको करवाने वाला हो। तो अभी देखो, आपको डेफिनेशन पता चल गया। उसके बाद और एक चीज मैं बोलना चाहता था कि डेफिनेशन में एक वर्ड, एक चीज और जोड़ेंगे एकदम परफेक्ट डेफिनेशन बनाने के लिए, वो अब तक नहीं बोला है। वो क्या है वो सुनो। कलेक्शन ऑफ ऑयल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑयल डिफाइंड का मतलब एकदम क्लियर, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन सेट के अंदर अगर एक चीज 2 बार भी लिख दिया प्रॉब्लम नहीं है, सेट होगा। लेकिन गिनती करने के समय कितने एलिमेंट्स है, कितने मेंबर है सेट के अंदर, गिनती करने सब तब हम एक दो अलग सेम 2 चीज होगा तो एक ही बार उसको गिनेंगे, 2 बार नहीं गिनेंगे। मतलब मानो एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर मान लो 2 है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2 2 बार आए हैं, लेकिन गिनेंगे एक ही बार। तो अगर हमें बोले इस सेट का एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस, तो इस सेट में, एस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6। नहीं भैया, फिर से बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 जब गिन रहे हो, ये 5 नहीं होगा, 5वां ये होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 सेम चीज 2 बार आए तो गिनेंगे एक ही बार, 1 2 3 4 5 5।
और हम क्या इस चीज़ को बार बार लिखेंगे? अगर मुझे ऐसा एक सेट दे दे, कुछ एलिमेंट लिखा हो, और अगर वो सवाल आए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, बार बार के ऐसा लिखेंगे? नहीं भैया, इसका एक नोटेशन भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का जो नोटेशन है वो क्या है? वो है जिस सेट का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स खोजना है उसमें ऐसे लिखो, एन ब्रैकेट में एस, एन ब्रैकेट में स्मॉल एन ब्रैकेट में वो सेट, मतलब एन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, मतलब इस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो एन ऑफ एस क्या है यहाँ पर? 5। और एक तरीके से यहाँ पर ऐसे एन, सॉरी, जो सेट है, सेट का नाम क्या है? एस। तो एस में ऐसे मॉड लगा देते हैं, और मतलब इसका मतलब भी सेम है, मतलब एस का एस से मॉड लगाते हैं, मतलब क्या है? इसका भी मीनिंग सेम ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इसमें कितना नंबर है अलग अलग डिस्टिंक्ट, वो भी सेम है। तो इसमें ही एक जो चीज़ आता है, एक वर्ड से इसको डिनोट किया जा सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है? कोई भी सेट का कार्डिनलिटी होता है कुछ भी नहीं, जो सीखा हो वही। एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट अलग अलग कितने टोटल एलिमेंट है, वही होता है कार्डिनलिटी। सो व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, total number of distinct element in a set is called cardinality of that set. Total number of distinct elements in a set is called cardinality of that set. ये ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए, नाम दे दिया है एक। तो कोई भी सेट में कितने, कार्डिनलिटी मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट है, और इसको कैसे लिखा जा सकता है वो तो बता ही दिया है। कितने सेट, ऐसे मॉड लगा के भी, या एन ऑफ एस से भी। तो एन ऑफ एस मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, और ऐसे मॉड लगा के भी बोले तो ऐसे दो डंडा, मॉड नहीं बोलना, इसको स्पेल ऐसे नहीं करना। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस ऐसे पढ़ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ एट, रीड एस कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस। तो कितना हुआ? ऐसा। तो कार्डिनलिटी सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। कोई भी सेट में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कार्डिनलिटी डेफिनेशन पूरा चीज समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्या मिसिंग था? वेल डिफाइंड था, डिस्टिंक्ट था, और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, और था रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। ये चीज अगर ना भी बोल रहे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, इसका मतलब है कि सेट में एक सेम तरीके की चीज दो बार नहीं आ सकते। ऐसा किसी को मतलब इसका मतलब है रिपीटेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले का एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3 4 2 5, इसमें सेम एलिमेंट दो बार आया है, मतलब सेम चीज रिपीट हो गया है, फिर से सेम एलिमेंट रिपीट होता है, तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड। तो इसलिए मैं इसको सेट नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है, ये भी सेट है, दिस इज ऑल्सो सेट। लेकिन इसका मतलब है कि हम अगर रिपीटेशन हो, सेम चीज दो बार बार आता हो, तो गिनती करने के समय, कार्डिनलिटी सेट का निकालने के समय, मतलब कितने एलिमेंट है वो निकालने के समय एक ही बार गिनेंगे, दो को एक ही बार गिनेंगे। मतलब क्या क्या चीज है वो चाहते हैं हम, सेट में क्या क्या है, कितने बार है वो मायने नहीं रखता। तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेट थ्योरी। तो ये ब्रैकेट में डालो, डेफिनेशन बस इतना ही है, बहुत गंदा हो गया है। तो
डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना, इसको तो नोट करेंगे ही, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। कंडीशंस फॉर ए सेट समझा दिया है, वही अच्छे से लिख भी दिया है, वहां पर लिखना भूल गया था, वर्बली बोल दिया था, अभी लिख दिया है। कलेक्शन मस्ट हैव टू बी वेल डिफाइंड। कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना ही पड़ेगा, कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना ही पड़ेगा। उसके बाद एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन, एनी टू एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द, ये क्या हो रहा है, कलेक्शन, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन शुड बी डिफरेंट। कोई भी दो अगर एलिमेंट लो सेट का, वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग तरीके का। एक चीज दो बार, सेम चीज दो बार आए तो प्रॉब्लम नहीं है सर। तो द एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। ऐसा कोई बात नहीं है कि कलेक्शन में, अगर कलेक्शन है 1 2 3 4, ये 4 अंक के, ये 4 डिजिट के अगर कलेक्शन बनाए, तो वो कलेक्शन में एक अगर बोल दे कि एक को 1 शुड रिमेन इन द फर्स्ट पोजीशन, मतलब पहले 1 को ही लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तब ये सेट नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर बोले, इसका एग्जांपल क्या है, ऐसा अगर बोले, ठीक है, कब होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर तो पता ही होगा ना, नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 ऐसे जाते थे। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वेयर 1 शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन, या 3 बोल देते और कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वेयर 1 शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन। ऐसा कलेक्शन बनाएंगे, मतलब ऐसा एक सेट बनाएंगे जहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर को लिख देंगे। ऐसे तो नेचुरल नंबर खत्म ही नहीं होता ऐसे। इसमें बोला गया है कि हर एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ठीक है भाई, लिख दिया, और एक कंडीशन बोल दी, एक शर्त है। शर्त क्या है, वेयर 1 शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन, 1 शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन, 1 शुड रिमेन इन फर्स्ट पोजीशन। तो मतलब 1 को यह ही होना पड़ेगा। कोई कोई के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि नंबर लाइन में तो हम ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर 0 होता है, उसके बाद यहाँ से जब हमारा नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 ऐसे ही आता है, ऐसे बढ़ता जाता है 3 4 5 ऐसे करके। लेकिन भैया यहाँ पर ये सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो, मिडल में भी लिख सकते हो, 10 नंबर पोजीशन में लिख सकते हो, 1000 नंबर पोजीशन में लिख सकते हो। वो ऐसा होना चाहिए। कलेक्शन ऑर्डर के ऊपर मायने नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मायने हो रहा है, ऑर्डर 1 को फर्स्ट पोजीशन में होना पड़ेगा। इसके तहत, इसके अकॉर्डिंग अगर बोला लिखा जाए तो ये क्या है, सेट होगा? नो, दिस इज नॉट अ सेट, ए इज नॉट अ सेट, नॉट ए सेट। अगर ये कब होगा, जब यहाँ पर ये कंडीशन ना होगा, वेयर 1 शुड रिमेन इन फर्स्ट पोजीशन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हाँ, ये ठीक है, अभी ये होगा, लेकिन तब नहीं होता। ठीक है, वेयर 1 शुड रिमेन इन फर्स्ट पोजीशन, ये कंडीशन मेन गलती का कारण था। तो ये था पूरा कंसेप्ट। और उसके बाद एक चीज और बताता हूं, इसको रब कर दे, सॉरी, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना था, थोड़ा रिवाइंड करके ले लेना। एक सेट ए बी सी डी ई का, इन पांचों का, ए बी सी डी का एक सेट, ठीक है भाई, एक सेट है, हर एक एलिमेंट अलग अलग है, ए और बी सेम नहीं है, ए और सी सेम नहीं है, बी ई सेम नहीं है, तो हर एक अलग अलग है। और ए को कहीं भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी ई सी ए। तो
ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, डिस्टिंक्ट है, ऑल डिफाइंड है, मतलब 5 एलिमेंट है, ये हम जानते हैं, ये अल्फाबेट्स है, मतलब ठीक है, ये एक सेट है। तो पहले तो हर एक बार हमें एट फर्स्ट look given collection is a set or not, वो सेट है या नहीं। उसके बाद अगर आपको बोले इसको दे दिया है और बोले एक सेट कलेक्शन दे दिया है, उसके बाद बोले फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, अगर ये सेट हो तब ही तो कार्डिनलिटी फाइंड करोगे ना, अगर नहीं हो तो खत्म। तो इसको एक चेतावनी की तरह रेड मार्क कर देता हूँ, इसको देखना है कि सेट है या नहीं। और सेट को क्या हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कॉमा दे देकर। अगर हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है देखो, अच्छा पहले तो ये बता दो, अगर ABCDE मतलब सेट के अंदर कॉमा दे के जो चीज लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द सेट, मेंबर ऑफ सेट। मतलब इस ए सेट में, सॉरी इसका कंफ्यूजन हो सकता है तो बी लेते हैं, तो बी इस सेट में है तो बी को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट ए। बी क्या होगा, मेंबर ऑफ सेट है, तो इसको लिखेंगे क्या, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। अगर बोले इज सी इज मेंबर ऑफ ए, तो हम कैसे लिखेंगे, सी इज ए मेंबर ऑफ सेट, नहीं लिखेंगे। इसमें एक नोटेशन होता है, नोटेशन, ये एक नोटेशन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, इस नोटेशन को बिलोंग्स टू। देखो ये जो सी है ना, सी ए का मेंबर है, मतलब ए में होता है, इस ए सेट में एक मेंबर है, तो कैसे लिखेंगे, सी बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का सिंबल, बिलोंग्स टू मतलब कोई भी चीज बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग करता है, मतलब इस सेट में होता है, इस चीज में होता है, तो सी बिलोंग्स टू ए। तो क्या इज एफ या इफ एच बिलोंग्स टू ए और नॉट, इज एच बिलोंग्स टू ए, एच क्या ए में बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब है क्या, कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है, वो उस सेट में होना चाहिए, उस सेट में एक मेंबर होना चाहिए। क्या इस सेट में एच है, इस ए सेट में क्या एच है, कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, तो इसको काट दो, मतलब ये ऐसे, जैसे नॉट इक्वल टू कैसे काटते हैं, नॉट इक्वल टू, इसी तरह बिलोंग्स टू सिंबल को काट दो तो डज नॉट बिलोंग्स टू, सो एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और अगर लिखना है कि ए इस सेट में बिलोंग करता है तो क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू का सिंबल ए, डी बिलोंग्स टू ए, ई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बी के साथ क्यों बेईमानी, बी को भी लिख दो, बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सबको लिख दिया, वो किसी के साथ पार्शियल एंट्री नहीं हुआ। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल इटालियन मैथमेटिशियन पियानो ने ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया था। ये जो सिंबल है ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर कुछ फलाना एसेट में है तो इसको ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल। वो इटालियन मैथमेटिशियन सर पियानो ने आविष्कार किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था। तो वो ये था बहुत। अभी एक सेट को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कोई भी सेट को कैसे लिख सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ, मैं से लिख नहीं रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब हर सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर का। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब क्या है, अरे ये तो और भी
1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, खत्म नहीं होता, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे। मान लो इसका नाम है ए, तो ए सेट में तो बहुत एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या कितने तक लिखेंगे? किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है ना कि अगर हम सिर्फ 6 लिखे, उसके बाद एग्जामिनर काट तो नहीं देगा, नहीं काट नहीं देगा, आप ऐसे डॉट डॉट का सिंबल लगा दे, मतलब डॉट डॉट मतलब ऐसा आ रहा है, फिर भी किसी को संतुष्टि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो इसमें लिखने का और एक सिस्टम है। इसको ऐसे ब्रैकेट डालो, इसमें वो सारे एलिमेंट है एक्स, ए में कौन कौन से एलिमेंट है? एक्स है, वो सारे एक्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। एक्स इक्वल टू 1 अगर दे, एक्स इक्वल टू अगर 1 लिखे, इस सेट में एक्स है, ठीक है, एक्स अगर 1 दे तो इस सेट में 1 आ जाएगा। एक्स अगर 1 देते थे तो सेट में क्या आ जाता था? 1 आता था। अगर एक्स इक्वल टू 2 दे तो 2 आता था। एक्स का वैल्यू अगर 3 हो तो 3 आता था। ऐसे एक्स का वैल्यू दे देकर हर एक नंबर आएगा। तो एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होना पड़े? अगर ये क्या है, ये डंडा, ये है सच दैट, ऐसे के, इसका मतलब है सच दैट, ऐसे के, ये भी एक नोटेशन होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे डंडा खींच सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल क्या है? सच दैट। एक सिंबल का भी एक वीडियो बनाना चाहिए सिंगल, ठीक है, तो बना दूंगा। 10 से ज़्यादा 10 मिनट होगा डिस्कशन करके पूरा, ठीक है, देखता हूँ उसके बाद। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो ए में ये एक सिस्टम है शॉर्ट में लिखने का। इतना सारा झंझट कौन लिखेगा? कितने तक लिखेंगे? वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, पढ़ेंगे कैसे? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डंडा, ऑल एक्स इज अ नेचुरल नंबर। वो सारे एक्स आएंगे जो जो नेचुरल नंबर है। तो इसमें क्या क्या आएंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, 5 6 7 8, तो डॉट 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 ऐसे दे देंगे। तो समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो एक बार सिर्फ एक्स लिख के ऐसे कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, ऐसा एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर है, एकदम सिंपली लिख दिया। और यहाँ पर कितने सारे चीज लिखना पड़ रहा है। तो ये सेट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एलिमेंट को एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इनडायरेक्टली इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। एक्स क्या है? एक्स नेचुरल नंबर है, इसका एक कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है। तो ये दो टाइप से, तो दो तरीके से हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। इस टाइप के सेट को बोलते हैं, इस ऐसे सेट को लिखने के एक नाम होता है, और ऐसे अगर सेट को लिखेंगे तो दूसरा टाइप का नाम होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग तरीके का, लेकिन मेन चीज सेम है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में ये वाला रिप्रेजेंटेशन का नाम है, एक नंबर पे रिप्रेजेंटेशन का पहला इंट्रोडक्शन हो गया है। दिस इज क्या है? किसी को पता है? अगर पहले पढ़ रखा है तो पॉज करके मन में बोलो। सो दिस इज टेब्यूलर फॉर्म, और एक नाम है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो टेब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये एक सिस्टम होता है, तरीका होता है जिससे हम सेट को लिखें। तो टेब्यूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होता है जहां पर हम सेकेंड ब्रैकेट या ये जो सेट का नोटेशन होता है उसके अंदर एलिमेंट को डायरेक्टली लिख के कोमा कोमा दे दे के पूरा लिख देते हैं, हाँ, जितना हो। तो इसको बोलते हैं क्या? रोस्टर फॉर्म। और सेम चीज को हमने ऐसे लिखा, इसको कैसे लिखा? यहाँ पर सच दैट सिंबल के पहले जो है वो एक्स है, ठीक। सच दैट सिंबल के पहले एक्स है, ठीक है। ये है एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आएंगे। अभी एक्स अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं है, मानो सिर्फ एक्स है, मान लो यहाँ पर ही ब्रैकेट खत्म, तो मतलब एक्स का सेट। तो एक्स क्या है? क्या पता है? आप एक्स को क्या दोगे? कोई 1.2 भी दे सकता है, 2.33 भी दे सकते, तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, इसलिए हम सच दैट का सिंबल लगा के बोल देते हैं। सच दैट के सिंबल के बाद इसका प्रॉपर्टी या कैरेक्टर किस तरीके का एक्स है, एक्स इज नेचुरल नंबर।
एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, वो एलिमेंट है इनका जो नेचुरल नंबर है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नेचुरल नंबर का तो आपका सेट, नेचुरल नंबर के सेट को ऐसे लिख सकते हैं ना, कैपिटल एन को लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन 1 2 3 ऐसा आता है, तो कैपिटल एन से लिख सकते हैं। तो और अभी हमने एलिमेंट को, किसी भी सेट के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं वो भी समझ लिया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सेट ऑफ एक्स ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट, मतलब एक्स कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है। तो ये है टेबुलर फॉर्म और ये है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी, एक वैशिष्ट से, एक प्रॉपर्टी से, ये कैरेक्टर से इसको स्पेसिफाई करके लिख दिया कि ये क्या होगा, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है। या और एक मेथड है इसको सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड बस सेट बिल्डर में कोई भी एक, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मतलब क्या, सेट मतलब सेट, बिल्डर मतलब बिल्ड करना, बिल्ड, बॉडी बिल्ड करना मतलब बॉडी बनाना, घर बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बिल्ड कर रहा है मतलब बना रहा है। तो सेट बिल्डर मतलब सेट को बनाने वाला, ठीक है, सेट को बनाने वाला। तो सेट को बनाने वाला मेथड है, ठीक, सेट को बिल्ड करने हम बनाते हैं, डायरेक्टली ना लिख के इसको बना देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बनो मत, मुझे पता है बहुत टाइम हो रहा है लेकिन काम का चीज़ है। तो दो मेथड है, किसी भी सेट को हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं, या प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड में कौन सा आसान है, दिल से बोलो, एकदम ईमानदारी से। अगर इतने सारे एलिमेंट्स हो तो प्रॉब्लम आता है, तो सेट बिल्डर को हम लिख सकते हैं। अच्छा, जो कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आसानी लगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना था तो रिवाइंड करके फिर से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन ऑफ, फिर से कलेक्शन आ गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। 10 का क्या कर रहा हूं मैं, 10 का कलेक्शन है, किसका, ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, इसमें फोकस। ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब 10 का फैक्टर, 10 का फैक्टर मतलब क्या है, 4 का फैक्टर मतलब क्या, कौन कौन से नंबर को इंटू करके 4 मिलते हैं। 2 इंटू 2 भी 4 मिलते हैं, 4 इंटू 1 भी मिलता है आपको 4। तो 4 1 2 ये क्या होता है, 2 4 1, ऑल दिस आर फैक्टर्स ऑफ 4। मतलब जिन जिन नंबर को आपस में इंटू कर करके हमें ये नंबर मिलता है, उन नंबर्स को हम ये मेन वाला नंबर का क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 5 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक से। या 10 इंटू 1, तो 10 1 2 5, ये क्या है, ये है फैक्टर्स, तो इनको फैक्टर बोला जाता है। तो कलेक्शन, तो मतलब इसमें कोई झंझट है, ये कलेक्शन है 10 का फैक्टर, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये डेफिनेशन कलेक्शन क्या है, ऑयल डिफाइंड है। तो ऑयल डिफाइंड है तो एक सेट हो, तो सेट को हम लिखेंगे ए इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, 10 का फैक्टर 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, और 10 भी खुद का फैक्टर तो होगा ही ना, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट्स आ रहा है, और भी तो आ सकता है ना। अभी इसको किस फॉर्म में लिखा है हमने, डायरेक्टली एलिमेंट को लिख दिया ना। तो डायरेक्टली एलिमेंट को लिखने में मेथड क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में है। उसके बाद हम इसको सेट बिल्डर में कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स। अभी बार बार एक्स ही लिखना पड़ेगा, वो कोई ऐसा कोई बात नहीं है। सेट ऑफ ऑल ए जैसा एलिमेंट होगा ऐसा ये होगा। अभी कौन सा ए होगा, एक किस तरीके का होगा, वो सच दैट, ऐसे की मतलब ए ऐसा एलिमेंट है जो ऐसे लिखेंगे। तो सच दैट के बाद क्या है, ए क्या है वो लिखेंगे, ए का परिचय लिखेंगे, आइडेंटिटी। तो
set of all A such that A is a factor of A is a factor of 10, ठीक है। तो A एक फैक्टर है 10 का, तो 10 का जो फैक्टर है वो, तो 10 का फैक्टर क्या है 5 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 2 1 या 1 इंटू 10, तो 10, 5 2 1 10, तो ए क्या आ सकते हैं, ए ये सारा आ सकते हैं, ए इक्वल टू 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये वैल्यू ले सकते हैं, ए इज फैक्टर ऑफ 10। तो ये दोनों सेम है, दोनों सेट सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ठीक। एक ये क्या है सेट, ये सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड है, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये था कितने तरीके के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और इस तरीके का और आप प्रैक्टिस करना घर पे, आपके जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारा होगा, हर एक बुक में होता है, एनसीईआरटी में होता है, हर एक में होता है, आपका स्टेट बोर्ड में जो है वो भी होता है, उसमें भी होता है ये सारा एग्जाम्पल, बहुत सारे लिख सकते हैं ना आप। आपको दो में दे देता हूँ, ए सेट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट को ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। मतलब क्या है, मतलब x वो सारे एलिमेंट्स होगा, वो सारे x आएंगे जो क्या है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में भी और स्पेसिफिकेशन है, कौन से नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर वो सारे x मतलब जो एक से बड़ा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 वो आता है, एक यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, 1 से ग्रेटर मतलब एक से बड़ा, मतलब एक नहीं हो सकता है, एक को छोड़कर एक नहीं हो सकते, एक को छोड़कर एक से बड़े वाले, तो बड़े कितना जाएंगे, वो भी है 5 से छोटा, लेकिन 5 से छोटा मतलब 1 और 5 के बीच में जो है क्या है 2 3 4, ये सेट है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या आ रहा है 2 3 4, 1 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर है, तो ये है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में चिंदी सा फॉर्म लिख दिया है, बहुत एकदम स्टैंडर्ड हाई फाई है, और इसमें डायरेक्ट लिख दिया है जिसमें हमें डायरेक्टली दिख रहा है क्या क्या है। तो ऐसे ही ये क्या था, ये था सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर था, और ये था टेब्यूलर या रोस्टर। तो इसमें इतना ही फर्क है, मतलब हमेशा ये तो छोटा था, इसको लिख सकते थे, लेकिन ऐसा भी सेट है जिसमें आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगा, और इसको सेट बिल्डर में ही लिखना आपको प्रेफरेबल होगा, तब सीख जाएंगे। तो तब तक मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो है इंटरवल। इंटरवल क्या है, किसी के लिए तो ये 5 मिनट में भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये एक अच्छा सा टॉपिक है। क्या है ये, एक फील देना चाहता हूँ, ठीक है। इंटरवल क्या है, इंटरवल है एक सेट। व्हाट इज इंटरवल, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अ सेट। इंटरवल अच्छा डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, इंटरवल है क्या, एक सेट है, और वो इंटरवल कब बनेगा, कुछ प्रॉपर्टी या डेफिनेशन को जो दिया होगा क्वेश्चन में, जो सेट में कोई भी एक पर्टिकुलर सेट इंटरवल तब बनेगा जब कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जैसे इंटरवल हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के मतलब ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल ऐसा होता है, इसको लिखा जाता है ऐसे, इसको लिखा जाता है ऐसे, मानोगी ए सेट है, एक सेट है, पहले ही बोल दे कि एक सेट है, मतलब हर एक इंटरवल एक सेट है, ठीक है।
एक सेट है ऑफ ऑल एक्स, हर एक एक्स का सेट में एलिमेंट होगा एक्स, जो एक्स क्या है, कोई भी एक नंबर ए से बड़ा और लेस देन बी, बी से छोटा। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी कैसा है, एकदम चकाचक। हाँ, तो x क्या है, a से बड़ा b से छोटा, मतलब a से बड़ा वाला जो बड़े है एलिमेंट और b से जो छोटे एलिमेंट, मतलब a और b के बीच वाले एलिमेंट। जहां पर और एक चीज बोलना जरूरी है कि a के x क्या है, x कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, ऐसा सेट होगा, x यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर सारे है, तो a और b के बीच में a से बड़ा b से छोटा जो रियल नंबर्स होता है उसका सेट। मान लो ये a, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इसके बीच में तो रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं ना, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और एक कलर ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर भी कोई एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर भी रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब पूरा रियल नंबर से भरा हुआ है। लेकिन हम a से नहीं ले सकते, a के बाद में यहाँ से शुरू करके b के पहले वाले, इसके बीच में a और b के बीच में जो है एलिमेंट होगा, उनका जो सेट है उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल मतलब, अगर ये डेफिनेशन अच्छे से फील कर लो, ठीक है, इस डेफिनेशन में x a से बड़ा और b से छोटा होगा। अगर इस सेट में a और b के बीच में कोई भी एलिमेंट ना आए, कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो, इस सेट में अगर a और b के बीच का कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो, तब ये सेट इंटरवल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका एक फील आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ ओपन सेट का। ओपन सेट a इक्वल टू मान लो 1,3 है। ठीक है, 1,3 ओपन इंटरवल, इसका नोटेशन है ओपन इंटरवल का ऐसे, ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो a है, मतलब जिसके बाद के एलिमेंट लेंगे वो a यहाँ पर लिखते हैं, और जो b है उसको कॉमा दे के बाद में लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसका नोटेशन का मतलब ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, नोटेशन है, मतलब a से बड़ा और b से छोटा एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, अगर ये 1 और 3 ऐसे लिखा गया है, ये ओपन इंटरवल है, कब होगा ऐसे लिख 1, इसका मतलब है 1 से बड़ा और 3 से छोटा एलिमेंट। 1 यहाँ पर कुछ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 1 और 3 के बीच में हर एक एलिमेंट अगर इस सेट में प्रेजेंट हो तब ये होगा। तो ये क्या बोल रहे, 1 के बाद का और 3 के पहले का, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है सब, तब ये एक ओपन इंटरवल है। सो दिस इज एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कब नहीं हो सकते है, मैंने बोला ऐसा देखो, a इक्वल टू 1 से 2, इससे मानो 1 to 2 यूनियन 4 to 5, ऐसा समझो। ये एक ओपन इंटरवल है, ये एक ओपन इंटरवल है, मतलब ये कुछ, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब a 1 से बड़ा और 2 से छोटा। और इसका मतलब है यहाँ पर कहीं पर 4 होगा, यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, 1 4 से बड़ा और 5 से छोटा बीच का हर एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये है यूनियन का सिंबल, जो सेट थ्योरी में पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं होगा। इसका मतलब मानो कि इन दोनों सेट को जोड़ देंगे, मतलब ये पूरा ही एक सेट लेंगे, तो तब ये दोनों जब एक कर देंगे, एक ही साथ हिसाब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जहाँ से शुरू हो रहा है, एक खत्म कहाँ पर हो रहा है, 5 पे, तो 1 और 5 के बीच में क्या हर एक एलिमेंट है, 1 और 5 के बीच में हर एक एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक सब है, यहाँ से यहाँ तक सब है, लेकिन 2 और 4 के बीच में जो एलिमेंट है वो तो मिसिंग है ना, वो तो मिसिंग है ना, तब ये एक क्या नहीं बनेगा, ओपन
सेट ओपन, ये जो सेट है ये एक ओपन सेट है, लेकिन ये ओपन सेट इंटरवल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच के एलिमेंट है, 4 और 5 के बीच के एलिमेंट है, ये सब है और ये सब है, लेकिन 2 और 4 के बीच में एलिमेंट नहीं है जब हम इस सेट की बात कर रहे हैं। तो दिस सेट, दिस इज नॉट इंटरवल। ठीक है, तो ये चीज बताया नहीं जाता, ये बहुत ही मतलब बढ़िया कंसेप्ट है। यूनियन जब करवा दूंगा फिर से और एक बार कराऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लीजिए कि मुझे समझ में नहीं है, बहुत हार्ड चीज लग रहा है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ऑल एक्स सच दैट एक्स कोई भी एक नंबर से बड़ा और बी से छोटा। दूसरा टाइप का क्या होता है, एक जिंदगी में एक चीज है ना कि पढ़ाई में आपको बहुत जगह पर लग रहा है कि मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है कि सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा है, तो तब आप समझ जाना कि आपके जीवन में एक बड़ा सा डेंजर आ रहा है, मुश्किलात आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है बड़ा, जो आपको फेस करना पड़ेगा। मतलब आपके जीवन में कोई मुश्किलात आ रहा है, जब हर एक चीज़ अच्छा चल रहा है, जीवन में अच्छा चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो हो तब क्या होता है ना, दूसरे जब देखते हैं ना, कुछ भी हो उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी है, बहुत अच्छा चैनल से बहुत अच्छा बनाते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ ना, जो चीज़ आपको फिर एकदम डिफिकल्ट लगेगा वो बताया ही नहीं जाता, और आप तो नए हैं, एकदम नया नया सीखने जाते हैं, सेट थ्योरी क्या है वो भी पता नहीं था, एक चैप्टर 11 का वो भी पता नहीं था, आप सीखने गए और आपको पता ही नहीं है क्या है या नहीं है, तो वो आपको पढ़ाया नहीं, आप भी पता नहीं है, तो जो डिफ़िकल्ट वो बताया ही नहीं जाता, तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कैसे? डिफ़िकल्ट तब लगेगा जब आपको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर समझ में आएगा। बस यहाँ पर यूनियन नहीं, बस यूनियन पढ़ा दो, उसके बाद फिर से ये डिस्कस करेंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा। होता है उसके बाद हम सबसेट सीखते हैं, सबसेट सीखने के बाद इक्वल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, ये सब सीखते हैं इतना अब। और हमें पावर सेट सीखना है, वेन डायग्राम, सेट का जो एलजेब्रा है, एलजेब्रिक रूल्स है कुछ, और सेट का ऑपरेशन है, जैसे नंबर में प्लस माइनस करते हैं 2 + 3, ऐसे ही सेट में कुछ प्लस माइनस जैसा चीज़ है वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में बताइए, कोई भी जगह पे आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, और 70% आपको आ गया, जस्ट 15 से 20 मिनट या आधा घंटा है, इसलिए आपको वो रिविजन करना है और पूरा आ जाएगा। अगले 2 या 3 लेक्चर में फिर से ख़त्म, मैक्सिमम 3 और 4 लेक्चर्स होगा सेट थ्योरी पे, एकदम पूरा क्वेश्चन को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बातें ना करते हुए यही बोलूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखिए, कोविड पैंडेमिक में हर एक का खुद के साथ परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।